नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ऑप्शंस दिए गए हैं प कॉमा फ, ग कॉमा घ या द कॉमा ध, ब कॉमा भ। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो अघोष ध्वनि है या अघोष वर्ण है? तो मैं आपको बता दूं, तो देखिए परिभाषा क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण या अघोष ध्वनि कहलाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प कॉमा फ अघोष वर्ण या अघोष ध्वनि है। याद रखिए, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है, तो इसके अनुसार ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अग्र स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा कि अग्र स्वर इनमें से कौन सा वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, अ राइट आंसर होगा, अग्र स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य ध्वनियां व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से वर्ण हैं जो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा, ये वर्ण तालव्य ध्वनियां कहलाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र रेफ से निर्मित शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सर्द, श्रम, ट्रेन या ग्रंथ। तो आपको बताना है कि र रेफ से निर्मित यानी बना हुआ शब्द कौन सा है? तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, सर्द। याद रखिएगा, सर्द जो है र रेफ से निर्मित शब्द है। इसके नियमों के बारे में पढ़ लीजिएगा, वैसे तो सरल है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए संतान, बी सवारी, सी बुलबुल या डी भेड़िया। तो देखिए कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भेड़िया जो शब्द है वह पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग। याद रखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संतान, सवारी और बुलबुल ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, और भेड़िया जो है पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? ऑप्शन ए च, ज, झ या क। तो देखिए, तालु से उच्चारण न होने वाला वर्ण है क, क्योंकि यह कंठ से उच्चारित होता है। क जो है कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है, और बाकी च, ज और झ ये तीनों ही वर्ण तालव्य वर्ण है, यानी तालु से उच्चारित होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में स्वर कहा जाता है। ऑप्शन ए जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, या ऑप्शन बी कि जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, या ऑप्शन डी जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो देखिए, स्वर की परिभाषा सरल है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो, जिनका उच्चारण बिना विघ्न बाधा के हो, वह कहलाते हैं स्वर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के हो, वह स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन ए तुमने अच्छा किया जो आ गए, या ऑप्शन बी यह स्थान बहुत अच्छा है, सी अच्छा तुम घर जाओ, या अच्छा है कि वह अभी आ जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस शब्द का प्रयोग विशेषण, ध्यान दीजिएगा, विशेषण के रूप में आपसे पूछा गया है कि किस वाक्य में हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छा शब्द का जो प्रयोग है वह विशेषण के रूप में किया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में काल है। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल,
पूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो देखिए श्याम ने गाना गाया होगा, तो इस वाक्य में काल कौन सा होगा? वैसे तो प्रश्न सरल है, राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने और ना होने का संदेह बना रहता है, वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर संदेह है कि श्याम ने गाना गाया होगा, तो यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, संदेह बना हुआ है। तो इस परिभाषा के अनुसार ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक? तिगुना चौगुना इस शब्द में जो विशेषण है वह है आवृत्तिवाचक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, ऑप्शन सी अरबी या पुर्तगाली? तो देखिए वकील किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरबी भाषा का यह शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द होगा? फ्रेंच, अंग्रेजी, जापानी या चीनी? तो देखिए चाय किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? चाय, याद रखिए चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए अखाड़ा, बी अगम, सी कपूर या डी एकत्र? तो तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकत्र जो है तत्सम शब्द है। अखाड़ा, अगम और कपूर ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरोधा शब्द में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए गुण संधि, बी व्यंजन संधि, सी यड़ संधि या ऑप्शन डी विसर्ग संधि? तो देखिए पुरोधा जो शब्द है इसमें कौन सी संधि होगी? अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, और जिसने भी इस प्रश्न का आंसर कर लिया है उसकी हिंदी की व्याकरण की तैयारी बहुत अच्छी है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए विसर्ग संधि होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, विसर्ग संधि। अब ये क्यों होगा इसके बारे में भी बता देते हैं। तो देखिए पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा पुरह प्लस धा, और ये नियम आपको याद रखना है कि ये नियम कौन सा है? आपने पढ़ा होगा विसर्ग संधि में कि विसर्ग से पहले अगर अ का स्वर हो, विसर्ग से पहले अगर आ का स्वर हो और उसके बाद का जो वर्ण है वह वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, याद कर लीजिए। विसर्ग से पहले अगर आ का स्वर हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग जो है ऊ हो जाता है और आ से मिलकर वह बनाता है ओ। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर प्रोधा जो संधि है वह विसर्ग है, और क्यों है वह भी आपको बता दिया। विसर्ग से पहले आ का स्वर हो, उसके बाद ध यहाँ पर वर्ण है, कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है वर्ग का, तो विसर्ग का होगा उ, विसर्ग जो है बनेगा उ और आ से मिलकर हो जाएगा ओ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुरह प्लस दा यानी पुरोधा, और इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। यह नियम काफी इंपॉर्टेंट नियम है परीक्षा के लिए, इस पर ही प्रश्न बनते हैं, तो याद कर लीजिएगा इस नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश सेवा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? तो देखिए देश सेवा में समास आपसे पूछा गया है, सरल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देश सेवा में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशा, विभावरी, राका या समन? तो राइट आंसर क्या होगा? यामिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो निशा तो है, राका भी है और विभावरी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। समन जो है यामिनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए असापेक्ष, बी निष्पक्ष, सी निरपेक्ष या डी सापेक्ष? तो देखिए आपेक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी निरपेक्ष। याद रखिए
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन ए तिलक, बी फलदान, सी व्याख्या या डी आडंबर। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। टीका का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तिलक होता है, फलदान भी होता है और व्याख्या। तो राइट आंसर होगा आडंबर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। टीका का अनेकार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर जरा शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। ऑप्शन ए मूल रोग, बी बुखार जला हुआ, सी ज्वार भाटा या डी दौलत अल्प। तो देखिए जर जरा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। जर का अर्थ होता है संपत्ति या दौलत और जरा का अर्थ होता है अल्प। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दौलत और अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। ऑप्शन ए अल्प विराम, बी विस्मयादि बोधक, सी उद्धरण चिन्ह या डी योजक चिन्ह। आकाश पाताल के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है इसको कहा जाता है योजक चिन्ह। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार की धार पर चलना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए पराजित कर देना या तलवारबाजी में कुशल होना या नुकीली वस्तु पर चलना या कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन कार्य करना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना, ना कि पराजित कर देना और तलवारबाजी में कुशल होना। ये गलत है। ऑप्शन डी सही है, कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां पर अलंकार कौन सा होता है। यमक, श्लेष, संदेह, भ्रांतिमान। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, जहां पर शंका वहां पर संदेह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संदेह अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए निर्वेद, बी भय, सी रति या डी शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शोक। याद कर लीजिए, और रस के स्थायी भाव आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोरठा के किस चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है परीक्षा के लिए। सोरठा के किस चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए केवल पहले, बी केवल दूसरे, सी पहले और तीसरे या दूसरे और चौथे। तो आपको बताना है कि किस चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूसरे और चौथे चरण में। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13 मात्राएं और पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11 मात्राएं। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।